Good morning to all of you. Today I will start the new chapter of civics for class 9th, that is what is democracy and why democracy. चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर डेमोक्रेसी क्या होता है और डेमोक्रेसी क्यों होना चाहिए. तो ये पहला चैप्टर है क्लास 9 के लिए, सिविक्स के लिए. तो हम पढ़ते हैं. डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? जनतंत्र होता है. क्या होता है? जनतंत्र. तो डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच डिपेंड ऑन द कंसेंट ऑफ द गवर्न द पीपल. मतलब डेमोक्रेसी क्या होता है? जनतंत्र. यहाँ पे ये कहना चाहता है कि डेमोक्रेसी जनरली जब गवर्नमेंट को हम लोग इलेक्शन करते हैं तो जनता के द्वारा ही गवर्नमेंट क्या होता है? इलेक्टेड किया जाता है. और जो गवर्नमेंट इलेक्टेड हो जाता है तो वही क्या करता है? जनता को देखता है. उनके जितने भी प्रॉब्लम होते हैं उसको क्या करते हैं? दूर करते हैं. सुनते हैं पहले प्रॉब्लम को, उसके बाद उस प्रॉब्लम को समझते हैं, फिर कैसे उसका समाधान किया जाए, किस स्टेप, कौन कौन से स्टेप लेना है इसको समाधान करने में, वो सब स्टेप क्या करते हैं जो उनके ऑफिसर होते हैं उस रिकॉर्डिंग एरिया के अनुसार उनको बताते हैं. वो क्या करते हैं? उसको फॉलो करके उस स्टेप, उस प्रॉब्लम को दूर करते हैं. तो देखिए, डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी एक सरकार बनाने की प्रथा है विच डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट ऑफ द गवर्न. मतलब यहाँ पे जो सरकार चलाती है, गवर्न करती है, उसको जो रन करता है वो जनरली किसके द्वारा किया जाता है? वो किसके ऊपर करते हैं? पीपल के ऊपर करते हैं. जैसे मान लीजिए कोई रूल रेगुलेशन बन गया, कोई गाइडलाइन बन गया, तो गाइडलाइन सरकार तो बना देता है, बनाने के बाद उसको फॉलो जनता के अंदर करना पड़ता है. तो अगर जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है उसमें तो फिर गवर्नमेंट उसको क्या करता है? टेक केयर करता है. तो यहाँ पे जनता के द्वारा सरकार को चुना जाता है. अपने लीडर, अपने रिप्रेजेंटेटिव को वो लोग क्या करते हैं? चुनते हैं, ताकि वो उनके प्रॉब्लम, उसकी सोसाइटी के जितने भी एरिया की प्रॉब्लम हो उसको दूर कर सके. द पीपल, इन सिंपल लैंग्वेज, डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी चेंज बाय देम इफ दे फील टू फुलफिल देयर एक्सेप्टेशन. देखिए इसमें क्या होता है कि जनता के द्वारा, जनता क्या करता है? अपने लीडर या अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करता है ताकि उनके जो आइडियोलॉजीज़ हो, उनके जो आइडियाज़ हो, पार्लियामेंट के अंदर जा सके और उनकी बातों को वहाँ पे सुना जा सके. तो वो लोग क्या करते हैं? लीडर्स उनके मतलब कि प्रॉब्लम को दूर करते हैं, उनके आइडियाज़ को सुनते हैं और वो जाके अपने लीडर को वहाँ पे उस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करते हैं. तो सरकार क्या करता है? उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए या कोई फंड पास करता हो, जैसे रोड बनवाना है तो रोड बनवाने के लिए सरकार क्या करेगा? फंड पास करेगा. तो ऐसे भी लीडर होते हैं कि बस जनता की बात सुनते हैं और सुन के उसको पार्लियामेंट तक नहीं पहुंचा पाते. तो ऐसे लोग, भाई चुनाव तो जो इलेक्शन होता है हर 5 ईयर्स के बाद आता रहता है. तो यहाँ पे क्या करेंगे? वो अगले इलेक्शन में अपने कोई नए लीडर्स को चूज़ करेंगे. तो यहाँ पे जो लीडर होता है ये सोचता है कि हम कितना से अच्छा काम करें ताकि हमारी जो पब्लिक रहे, हमारे जो पीपल्स रहें, उनके जो भाई बहन या दादा दादी, जो भी मतलब कि जो ये पीपल हैं उनके क्या हैं? भाई हैं, बहन हैं, उनके चाचा चाची हैं. तो उनकी बातों को वो क्या करते हैं? लीडर सुनते हैं और सुन के उनके प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं. बहुत से ऐसे लीडर भी होते हैं जो उनके प्रॉब्लम्स को दूर नहीं करते हैं, तो आने वाले अगले 5 ईयर इलेक्शन में वो नेगलेक्ट भी कर दिया जाता है, उनको हटा भी दिया जाता है. According to this definition, the army ruler of Myanmar are non-democratic for not being elected by the people. जैसे कि म्यांमार का जो रूलर्स हैं वो नॉन डेमोक्रेटिक है, मतलब जनता के द्वारा उनको चुना नहीं जाता है. Those who happen to be control of the army become the ruler of the country. ये सब क्या कहते हैं? आर्मी के द्वारा यहाँ पे क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है जनता को. देश की सेवा जो है वहाँ पे आर्मियों के द्वारा किया जाता है. पीपल हैव नो चॉइस इन दिस डिसीजन. तो जो जनता है वो लोग क्या करते हैं? वो अपने चॉइस से
अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ नहीं करते हैं। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू इवन मोनार्ची ऑफ ओमान and Saudi Arabia are non-democratic because the king in this country do not rule because people have chosen them, but because they have happened to be born in royal family। अब देखिए जैसे ओमान के जो लोग हैं, जो सऊदी अरबिया के जो लोग हैं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे रॉयल फैमिली से पहले तो बिलोंग करना चाहिए, मतलब रिच फैमिली से क्या होना चाहिए, बिलोंग होना चाहिए। वहाँ के जो फैमिली के जो लोग हैं उनको किंग चूज़ किया जाता है और वो क्या करते हैं, कंट्री के ऊपर रूल करते हैं। फीचर्स ऑफ दी, अब देखिए, हाउएवर इन ऑर्डर टू ट्रूली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन गवर्नमेंट दैट आर रियली डेमोक्रेटिव एंड दोज विच प्रिटेंड टू बी डेमोक्रेटिव। तो यहाँ पे हम लोग आइए हम लोग क्या करें, अंतर समझेंगे जो डेमोक्रेटिव कंट्री है और जो नाटक कर रहे हैं डेमोक्रेटिव बनने के लिए। दे आर प्रिटेंड टू बी डेमोक्रेटिव, वो सोचते हैं कि हम भी क्या हैं, डेमोक्रेटिव है, लेकिन वो डेमोक्रेटिव होते नहीं हैं। तो इन दोनों के बीच में हम अंतर समझेंगे। दिस कैन बी डन ओनली बाय अंडरस्टैंडिंग ईच वर्ड ऑफ दिस सिंपल डेफिनेशन केयरफुली एंड स्पेलिंग आउट द ब्रॉड फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिव गवर्नमेंट। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, समझेंगे इसके बारे में और बातें करेंगे कि जो डेमोक्रेटिव गवर्नमेंट है वो क्या होता है, और जो नाटक कर रहे हैं, एक तरह से प्रिटेंड कर रहे हैं डेमोक्रेटिव बनने के लिए, उस तरह की कंट्री के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अभी बात करेंगे। तो फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिव गवर्नमेंट, तो क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या उनकी योग्यताएँ होती हैं, मतलब कि डेमोक्रेटिव कंट्री के जनतंत्र सरकार की क्या क्या मतलब कि फीचर्स होते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ओनली इलेक्टेड लीडर्स शुड बी टेक मेजर डिसीजन। पहला पॉइंट है, जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, ठीक है, वही क्या करेंगे, इलेक्शन के अंदर जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वही क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे। मेजर डिसीजन, जो बड़े डिसीजन लिया जाता है वही क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे। तो अब इलेक्शन करके आप ही लोग भेजे हैं, जनता भेजा है, पीपल भेजे हैं, ग्रुप ऑफ पीपल्स क्या किए हैं, उन सर अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किए हैं। और जब इलेक्ट किए हैं तो यही क्या करेंगे, जो रिप्रेजेंटेटिव जो लीडर्स रहेंगे वो क्या करेंगे, अपनी पीपल्स के लिए जो रूल एंड रेगुलेशन पास करेंगे, जो मेजर डिसीजन लेना होगा वही सब लेंगे। In a democracy, the final decision making power must rest with those who are elected by the people because it is they on whom people have entrusted or the responsibility of taking decision for the welfare of the country and people। अब देखिए, डिसीजन वही ले सकते हैं, मेजर डिसीजन वही ले सकते हैं जिनको जनता जो है इलेक्टेड करके पार्लियामेंट के अंदर भेजी है, और लोग क्या करते हैं, उनके ऊपर ट्रस्टेड भी रहते हैं कि हाँ, जो हम लीडर चूज़ करके भेजे हैं वो डिसीजन सही तरीके से लेंगे, जनता के वेलफेयर के लिए लेंगे, अपने कंट्री के पीपल के वेलफेयर के लिए लेंगे, ताकि जो डिसीजन लेंगे वो सही और सक्षम डिसीजन लेंगे कि हर एक गरीब से गरीब, रिच से रिच पर्सन उसके अंदर आ जाए। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैरेक्टेरिया द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लेड बाय द President Pervez Musharraf, who ruled the country till he was replaced by the President मोहम्मद आसिफ अली जरदारी। जैसे आपके पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे जिनका नाम परवेज़ मुशर्रफ था, इन्होंने अपने देश को कब तक चलाया, जब तक वो प्रेसिडेंट थे तब तक। उसके बाद इनके बाद आए मोहम्मद आसिफ अली जरदारी। कुड नॉट बी कैरेक्टराइज एज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब देखिए, इसको आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कह सकते हैं, बिकॉज इन अक्टूबर 1999 ही हैड कैप्चर्ड पावर आफ्टर ओवरथ्रोइंग ए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर हिमसेल्फ एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री एंड लेटर चेंज हिज डिजाइनेशन फ्रॉम चीफ एग्जीक्यूटिव टू द प्रेसिडेंट। देखिए, इसको आप डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते हैं कि जो आपके पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे परवेज़ मुशर्रफ, जब तक प्रेसिडेंट थे तब तक रूल किए,
उसके बाद आए आपके आसिफ अली जरदारी जी। अभी जो आपके प्रेसिडेंट थे, प्रेजेंट प्रेसिडेंट पाकिस्तान के, वो हैं आरिफ अलवी जी हैं। तो देखिए इन्होंने क्या किया था, जो आपके प्रेसिडेंट पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने क्या किया था कि अपने खुद कार्यपालिका के हेड बन गए, चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए। ठीक है। उसके बाद क्योंकि इन्होंने जनता के द्वारा इलेक्टेड करके आए हुए थे, लेकिन इसको क्या किए, उसके पावर को नेगलेक्ट कर दिया, उसके पावर को क्या किया, नेगलेक्ट कर दिया, हटा दिया, और खुद चीफ एग्जीक्यूटिव बन के बाद में इन्होंने प्रेसिडेंट बन गए। तो ये इसको हम लोग क्या कहते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं बोलते हैं, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को इन्होंने क्या किया, उसके पावर को उल्लंघन किया, उसके पावर को क्या किया, उल्लंघन किया। इनको उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अगर आप डेमोक्रेटिक कंट्री के अंतर्गत आते हैं और या जनता के द्वारा चुने गए हैं, तो जनता की बात आपको क्या करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। इन 2002 थ्रू referendum he सक्सेडेड इन गेटिंग ए 5-year एक्सटेंशन। अब देखिए जैसे ये चीफ एग्जीक्यूटिव बने, उसके बाद इन्होंने अपने के लिए, खुद के लिए स्वयं 5 साल का एक्सटेंशन ले लिए। 5 साल का एक्सटेंशन का मतलब, और अपने जो कार्यकाल जो था उनका 5 साल का जो ख़त्म हो चुका था, उसको बढ़ाने के लिए इन्होंने और आगे 5 साल का एक्सटेंशन ले लिए, ताकि और आगे वो क्या करें, प्रोसीड कर सकें। बेस्ड ऑन द फ्रॉड एंड माल प्रैक्टिसेस, मतलब कि ये रूल एंड रेगुलेशन से नहीं लिए, जो गाइडलाइन बना था उससे नहीं लिए, लेकिन ये फ्रॉड से क्या किए, अपने एक्सटेंशन को और 5 साल बढ़ा दिया। इन अगस्त 2002 जनरल परवेज मुशर्रफ अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन बाय यूजिंग ए लीगल फ्रेम ऑर्डर। अब देखिए लीगल फ्रेम ऑर्डर क्या होता है, एक ऑर्डर होता है जो कि ये पाकिस्तान के द्वारा मतलब कि पास किया गया था 2002 में, ताकि इट प्रोवाइड फॉर द जनरल इलेक्शन फॉर 2002 and the revival of the 1993 constitution of the Pakistan and added a numerous amendment to the constitution। 2002 के अंदर ये जो लीगल फ्रेम ऑर्डर जो था परवेज मुशर्रफ के द्वारा पास किया गया था, जिसके अंदर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत से संशोधन किए, अमेंडमेंट किए, उसके अंदर बहुत से न्यूमरस छोटे छोटे मतलब कि स्टेप जो है इन्होंने चेंजमेंट किया, एडेड किया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। जैसे कि इन्होंने खुद ही क्या किया है, मतलब कि पहले चीफ एग्जीक्यूटिव बने, उसके बाद इन्होंने बाद में प्रेसिडेंट बन गया, 5 साल और अपने खुद से एक्सटेंशन करके, जनता के द्वारा वो खुद इलेक्टेड नहीं हुए थे। तो इस तरह के जो गवर्नमेंट होती है वो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, क्योंकि वहाँ पे जो है आपका जनता डिसीजन नहीं ले रहा है, ठीक है, वो खुद अपने आप जो है जो भी तानाशाह टाइप का अपना काम कर रहे हैं। लीगल गवर्नमेंट बाय मिलिट्री फोर्सेस, सिंस द फाइनल पावर ऑफ द पाकिस्तान रेस्टेड विद द मिलिट्री फोर्सेस ऑफिसर्स एंड जनरल परवेज मुशर्रफ एंड नॉट with the elected representative of the people, it can be said that in Pakistan the government was non-democratic till the formation of coalition government between PPP and Muslim League। तो देखिए ये जो था आपका दिया हुआ था, ये बता रहा है कि ये जो पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो लीडर हैं, वो जो ये सब क्या है, नॉन डेमोक्रेटिक है, नॉन डेमोक्रेटिक है, क्योंकि ये जनता के द्वारा जो है इलेक्टेड नहीं हुए हैं, ये खुद से अपने आप ही, जैसे मिलिट्री पावर का वहाँ पे क्या होता है, मिलिट्री ऑफिसर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पावर को एग्जीक्यूट करते रहते हैं अपने देश के अंदर, जो वो कहे वही क्या होगा, मेजर डिसीजन होगा। सिमिलरली एज इन कॉन्टेम्परेरी इराक द रियल पावर रेस्ट विद सम एक्सटर्नल पावर लाइक USA, नॉट विथ locally elected leaders, this cannot be called the people rule और democracy। जैसे कि इराक के अंदर है, जो इराक के जो लोग हैं उनके जो पावर है वहाँ के लोकल पीपल के अंतर्गत नहीं है,
वो ये जनरली ये किसके है, एक्सटर्नल कुछ पावर होते हैं जो उसको टेक केयर करते हैं, जैसे यूएसए क्या करता है, उसको देखभाल करता है। Therefore, the first features of democracy is that in a democracy, the final decision-making power must rest with those elected by the people. तो यहाँ पे जो हमने फीचर्स बताया था, पहला फीचर्स कि जो डेमोक्रेसी के अंदर जो मेजर डिसीजन लिया जाता है वो इलेक्टेड पीपल के द्वारा ही क्या होता है, लिया जाता है। तो बहुत से ऐसे कंट्री आपको देखने को मिला, जैसे पाकिस्तान है, नॉन डेमोक्रेटिव है। इराक जो है ये यूएसए के द्वारा मतलब कि टेक केयर किया जाता है, सम एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा ये क्या होता है, इस देश को देखा जाता है। तो डेमोक्रेसी को अब हम लोग सिंपल डेफिनेशन के अंदर देखेंगे। सिंपल डेफिनेशन के अंदर डेमोक्रेसी विच डिराइव्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोस या पीपल। डेमोक्रेसी जनरली एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है जो डेमोस से बना हुआ है, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीपल, लोग। is the defined basically as the government in which the supreme power is vested in the people। और इसका जो सुप्रीम पावर होता है वो जनता के हाथ में होता है, क्योंकि जनता ही क्या करेंगे, इलेक्टेड करेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव को। इन सम फॉर्म डेमोक्रेसी कैन बी एक्सरसाइज डायरेक्टली बाय द पीपल इन ए लार्ज सोसाइटी। अब देखिए डेमोक्रेसी ही क्या करता है, बड़े बड़े सोसाइटी के अंदर क्या करता है, डायरेक्टली टेक केयर करता है, उसको देखभाल करता है। इट इज़ बाय द पीपल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। और ये किसके द्वारा होता है, जो जनता जिस अपने रिप्रेजेंटेटिव या अपने लीडर को जो चूज़ करते रहते हैं, चूज़ किए रहते हैं, उसी वही जो रिप्रेजेंटेटिव या लीडर जो होते हैं इन बड़े बड़े लार्ज सोसाइटी के अंदर देखभाल करते हैं या टेक केयर करते हैं उनको। और इन द मेमोरेबल फ्रेज ऑफ द प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने अपने फ्रेज में क्या कहा है, देखिए, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। अब्राहम लिंकन ने अपने फ्रेज में क्या कहा, डेमोक्रेसी के बारे में क्या बताया, जनतंत्र के सरकार के बारे में उन्होंने क्या बताया है कि लोगों द्वारा, लोगों के लिए, लोगों द्वारा, लोगों के लिए, मतलब ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। एक कौन कहा था, ये अब्राहम लिंकन ने अपने फ्रेज में, जो प्रेसिडेंट जो थे अब्राहम लिंकन ने, इन्होंने ये कहा था, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। लोगों द्वारा, लोगों के लिए। फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी आर ऑफन यूज इंटरचेंजेबली बट द टू आर नॉट सिनोनिमस। मतलब स्वतंत्र और जनतंत्र ये दोनों जो है आपस में क्या है, अलग अलग है, इंटरचेंजेबली है, बट टू आर नॉट सिनोनिमस, एक दूसरे के परिवाचिक नहीं है। डेमोक्रेसी इज इंडीड ए सेट ऑफ आइडिया एंड प्रिंसिपल अबाउट द फ्रीडम। डेमोक्रेसी जो है ये क्या है, मूल रूप से आपका अधिकार है, किसके, स्वतंत्र के लिए, और ये सेट ऑफ आइडिया है, आपके आइडियोलॉजीज, आपके थॉट, एक ग्रुप ऑफ थॉट है। बट इट इज़ also consist of practices and procedure that have been molded through a long, often a tortuous history. Democracy is the institutionalization of freedom. In the end, people living in a democratic society must serve as the ultimate guardian of their own freedom and must forge their own part towards the idea set forth in the preamble to the United Nations Universal Declaration of Human Rights. Recognition of the inherent dignity and of the equal and alienable right of all the members of the human family in the foundation of freedom, justice and peace in the world. तो देखिए यहाँ पे जो फ्रीडम और डेमोक्रेसी आपका जनतंत्र था, फ्रीडम आपका स्वतंत्र।
ये दोनों को क्या बताया जा रहा है, इंटरचेंजेबली, एक दूसरे के परिवाची नहीं है। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी जो था, जनता क्या करता है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को या अपने लीडर्स को चूज़ करता है, ठीक है। इलेक्शन में वो क्या करते हैं, अपने लीडर को चूज़ करते हैं ताकि उनके जो लीडर आए वो अच्छे लीडर आएँ, हाईली थॉटेबल लीडर आएँ, जिनका आइडियोलॉजीज अच्छा हो, लोगों का विकास करें, उनके डेवलपमेंट करें। जैसे मान लीजिए अगर सोसाइटी के अंदर आपके ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, रोड नहीं है, ठीक है, आपके कोटेदार सही तरीके से राशन नहीं दे रहे हैं, या सैनिटेशन के अंदर प्रॉब्लम है, या आपके इलेक्ट्रिसिटी सही तरीके से नहीं आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत हो रहा है, हाउसिंग में रोटी कपड़ा मकान नहीं मिल रहा है, तो इन सब चीज़ों के अंदर आप इन सब चीज़ों को कौन देखता है, आपके रिप्रेजेंटेशन, जो आपके जो लीडर होते हैं या रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वही सब क्या करते हैं, इसको देखते हैं ताकि लोगों के अंदर जस्टिस डेवलप हो, पीस हो, सोसाइटी के अंदर जो पीपल रहते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं, वो पीसफुली अपने जीवन को यापन कर सके। अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है इस सोसाइटी के अंदर, तो ये लीडर क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को हल भी कराते हैं, सॉल्व भी कराते हैं। पहले क्या करते हैं, दोनों पक्ष के लोगों को बैठाते हैं और दोनों पक्ष के बातों को सुना जाता है, फिर वहाँ से जजमेंट देते हैं और डिसीजन निकालते हैं ताकि जो एक बेनिफिशियल दोनों के हक में जो बोला जाता है। अब किसी एक के पक्ष में अपनी बात नहीं रह सकते हैं, दोनों के पक्ष की बातों को सुनेंगे और सुन के जो न्याय, जो जजमेंट जो देंगे वो सही तरीके से न्यायपूर्वक देंगे ताकि किसी के पक्ष में नहीं रहेगा वो जो जजमेंट रहेगा। और क्लियरली वो क्या करेंगे, अपनी बात को सही तरीके से रखेंगे ताकि जो लोग वहाँ पे जनता जो बैठी रहेगी उनकी बातों को सुनेंगे और सुनने के बाद वो उनको लगेगा कि हाँ, जो जजमेंट दिया जा रहा है वो सही तरीके से दिया जा रहा है, किसी के पक्ष में नहीं दिया जा रहा है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन देखिए, फ्री एंड फेयर, फ्री का मतलब एकदम सही तरीके से, फेयर मतलब जिसके अंदर कोई फ्रॉड ना हो, और इलेक्शन का मतलब चुनाव होता है, तो सही तरीके से जो चुनाव किया जाता है वो फ्री एंड फेयर चुनाव होता है। अब फ्री एंड फेयर चुनाव में देखिए क्या होता है, इसके अंतर्गत आप देखते होंगे जब चुनाव आता है, जब इलेक्शन होता है, तो इलेक्शन से पहले क्या करते हैं, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो सब फ्रॉड तरीके से जनता को लुभाने के लिए, अपने पक्ष में करने के लिए बहुत अलग अलग तरीके से हथकंडे अपनाते हैं। चाहे उनको पैसे दिया जाता है, या उनको खाने पीने का लालच दिया जाता है, या जो भी हो, मतलब कि कहते हैं कि हम ये कर देंगे, चुनाव जीतने के बाद हम वो कर देंगे। तो जो लोग जनता है वो भी आजकल क्या है, अवेयरनेस उनके अंदर भी आ गया, जागरूक हो गए हैं, वो भी समझ रहे हैं कि कौन सा हमारा रिप्रेजेंटेटिव सही होगा, कौन सा हमारा रिप्रेजेंटेटिव गलत होगा। लेकिन कुछ लोग किसी के बहकावे में भी आ जाते हैं, जो अपने रिप्रेजेंटेटिव की बात सुन के उनके बातों में आ जाते हैं, जो कि उनको आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट होता है। क्योंकि जब ये रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं तो अगले 5 साल तक वही रूल करते हैं। तो आपको ऐसा रिप्रेजेंटेटिव को चुनना है जो अपनी आपकी बातों को सुने और सुनने के बाद उस पर तुरंत एट रेंडम पे डिसीजन दे, और आपके जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपका वर्क है, उसको कंप्लीट करें। तो ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को आपको क्या करना है, चुनना है। और बहुत से फ्रॉड भी होते हैं चुनाव के अंतर्गत में, किसी का मतलब कि वोटिंग जो है इंटरचेंजिंग भी कर दिया जाता है, तो वहाँ पे केयर टेकर भी होते हैं जो इन सब चीज़ों को देखते हैं। तो आप वहाँ पे अपनी आवाज़ को भी उठा सकते हैं। तो चलिए आइए पढ़ते हैं इसमें और देखते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन में क्या है।
Simply holding a election is not a sufficient to characterize a system as democratic. In fact, the election must offer a real choice between the political alternative. In the other words, people should have a choice to elect BJP or Congress or some other party candidate. People should have a choice to remove the existing ruler if they are not satisfied with their performance. Thus, a democracy must be based on the free and fair election at a regular interval, wherein the party currently in the power should have fair chances of losing the election. Now let us take the cases of China and Mexico and find out the government in these two countries offer a system of free and fair election to elect a ruler of their own choice. In the case of China, even through an election to elect the country parliament, National People Congress is also called Quango Renmin Daibyo Dahul held after every 5 years. But before contesting election, a candidate need the approval of the Chinese Communist Party. Moreover, in China, the government is always formed by the Communist Party. In the other word, people in China have no freedom to contest election at their own, and also they have no choice to select their rules out of the different alternative parties. On this basis, there is no democracy in China in true sense of the term. In case of Mexico, after its independence in 1930, even through the election are held after every 6 years to elect its president, and the country has never been under the military rule, but all the election till 2000 have always been owned by the institutional revolutionary party, which used dirty tricks to win the election. Opposition party have never managed to win the election there. The election described above in these two countries cannot be considered as free and fair election. Thus, the second feature is that a democracy must be based on free and fair election where existing ruler have a fair choice of losing. देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है फ्री एंड फेयर इलेक्शन में, जैसे कि आपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर लिया, चूज़ करने के बाद मान लीजिए वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को गिरा भी सकते हैं, उनके कुर्सी से हटा भी सकते हैं। बस आपके अंदर क्या होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए। जिस पार्टी के लीडर को आप चूज़ कर रहे हो, जैसे कि आप भारतीय जनता पार्टी के लीडर को चूज़ कर रहे हो कि कांग्रेस के पार्टी को चूज़ कर रहे हो, चाहे समाजवादी पार्टी के चूज़ करो, चाहे बहुजन समाज पार्टी के लीडर को चूज़ करो, या अदर जो भी रिमेनिंग पार्टी है उनके पार्टी को अगर आप चूज़ कर रहे हो, जिसको भी चूज़ कर रहे हो, लेकिन सही लीडर आप चूज़ कीजिए ताकि आपके आइडिया, आपके थॉट, आपके वर्क को और आगे वो प्रोसीड कर सके, डेवलप करा सके। क्योंकि ये चुनने के बाद 5 साल तक टिके रहते हैं। अगर इनके वर्क आपको समझ में नहीं आता है, इनके डेवलपमेंट आपको समझ में नहीं आता है तो आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को नीचे भी गिरा सकते हैं, दूसरे पार्टी को चुनाव करा सकते हैं। तो देखिए उसी तरह यहाँ पे जो दिया गया है, जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, जनता वहाँ पे अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करता है। और जैसे चाइना और मेक्सिको की बात यहाँ पे किया जा रहा है, तो चाइना के अंदर जो होता है, जब कभी भी चुनाव या इलेक्शन में उठना पड़ता है तो पहले वहाँ पे हमें चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर बनना पड़ता है अपने, क्योंकि वहाँ पे जो है डेमोक्रेटिक नहीं है, वहाँ पे तानाशाह टाइप का चलता है, ठीक है। तो वहाँ पे पहले हमें क्या बनना पड़ता है, मेंबर बनना पड़ता है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का, क्योंकि वहाँ पे नॉन डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। वहाँ पे पहले क्या करना पड़ता है, पहले हमें चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का एक मेंबर बनना पड़ता है, फिर आपको वहाँ पे इलेक्शन के लिए खड़ा होना पड़ता है। जब आप उसके मेंबर बन जाते हैं तो आप इलेक्शन के लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन आप सोचेंगे कि स्वयं मैं खुद ऐसे मेंबर के रूप में, रिप्रेजेंटेटिव मेंबर या लीडर के रूप में वहाँ पे खड़ा हो जाऊँ, तो आप
वहाँ पे नहीं खड़ा हो पाएंगे। ठीक है, तो उससे पहले आपको क्या करना होगा, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का एस मेंबर बनना पड़ेगा, तब आप अपने इलेक्शन में वहाँ पे खड़ा हो सकेंगे। क्योंकि वहाँ पे डायरेक्टली जो है अपने ट्रू सेंस ऑफ टर्म को यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे अधिकार नहीं है। इसलिए ये क्या है, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज है। उसी तरह मैक्सिको के अंदर जो प्रेसिडेंट बनता है, आफ्टर 6 साल के बाद जो वहाँ पे इलेक्शन होते हैं, वहाँ पे फ्रॉड बहुत ज़्यादा चलता है। वहाँ पे जो अपोजिशन वाले हैं वो कभी भी उनके पार्टी को ऐसे रिप्रेजेंटेटिव कभी वो जीते ही नहीं है, इलेक्शन कभी वो जीते ही नहीं है। सिर्फ यहाँ पे जो है एक पार्टी है जिनका नाम क्या है, यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। ये क्या करता है, हमेशा डर्टी ट्रिक अपनाता है इलेक्शन को जीतने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो अपोजिशन पार्टी है कभी नहीं इलेक्शन के अंदर मैनेज कर पाया, इलेक्शन को जीतने के लिए कभी भी ये इलेक्शन नहीं जीता है। तो यहाँ पे हमेशा फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, ताकि जो अपोजिशन जो दूसरे लीडर हैं उनको भी, अच्छे लीडर हैं वो लोग, लेकिन उनको क्या है, दिया नहीं जाता है, दिया तो जाता है लेकिन जो और दूसरे जो पार्टी वाले हैं वो क्या करते हैं, डर्टी ट्रिक अपना के, चाहे वो बूथ कैप्चरिंग करवा लें या इलेक्शन से पहले जनता के अंदर उनको कुछ तरीके से मतलब कोई अपने अंडर कर लें, ताकि मतलब कि इलेक्शन में जब वो वोट देने जाएं तो वो लोग वोटिंग जो है, अपने जो वोट जो मत होता है वो लोग उसी पार्टी को दें जो उनको कुछ सामान दिया हो, खाने पीने का या पैसा रुपया या कपड़ा, जो भी कुछ दिया हो। जिस तरीके से वो क्या करते हैं, हथकंडे अपनाते हैं, डर्टी ट्रिक अपनाते हैं, मतलब कि जितने भी मत होते हैं, जितने भी वोट होते हैं अपने अंदर करने के लिए। तो उसी तरीके से मैक्सिको के अंदर होता है, जो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, यहाँ पे डर्टी ट्रिक अपनाया जाता है प्रेसिडेंट की चुनाव को जीतने के लिए। अपोजिशन तो कभी जीता ही नहीं है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक आदमी एक मत और एक उसका वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज बोलते हैं। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी दैट गिव्स अस थर्ड फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए डेमोक्रेसी जो है एक आपका क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल है पॉलिटिकल इक्वालिटी का, पॉलिटिकल इक्वालिटी का, राजनीतिक जहाँ पे बराबर सिद्धांत होता है उसके लिए क्या है, डेमोक्रेसी आपका एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है पॉलिटिकल इक्वालिटी के अंदर। दैट गिव अस थर्ड फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये हमको क्या बताता है, तीसरा फीचर्स बताता है जनतंत्र के अंदर। इट रेफर्स टू एंजॉयमेंट ऑफ राइट टू वोट बाय ऑल citizens of a country without any discrimination on the basis of caste, creed, color, sex और एजुकेशन। डेमोक्रेसी के अंदर, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर आप देखेंगे कि ये क्या करता है, किसी के अधिकार को हनन नहीं करता है, सभी का अधिकार है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो मिडिल क्लास के फैमिली हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, लिटरेट हो, कोई इलिटरेट भी होते हैं, तो चाहे वो जिस कास्ट से बिलोंग करता हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो इसमें वो लोग क्या करते हैं, मतभेद नहीं करते हैं। सभी का अधिकार है कि वो अपने मत को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने लीडर्स को चूज़ करने का इन सब के पास क्या है, अपना अपना अधिकार है। जिसका जो भी इच्छा है, जिस लीडर्स को वो लोग चूज़ करना चाहते हैं, उस लीडर को वो क्या कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। इन इंडिया ऑल men and women of 18 years of age and above are given right to vote. Thus we have universal adult suffrage in India. देखिए भारत के अंदर जितने भी, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, 18 साल या 18 साल के ऊपर जितने भी हैं, उनको अधिकार मिला हुआ है कि वो अपने मत को चुनाव के अंतर्गत दे सकते हैं।
तो ये उनका अधिकार है, ये उनका फंडामेंटल राइट है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं, जहाँ पे उनको मतलब 18 साल के 18 साल के बाद वो क्या करते हैं, अपने वोट को इलेक्शन में दे सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं। वहाँ से उनका क्या होता है, शुरू हो जाता है, उनको अधिकार मिल जाता है कि 18 साल के बाद आप अपने मत को इलेक्शन में दे सकते हैं। However, this people of universal adult franchise is not available to the citizen of all countries in same proportion. There are many instances of denial of equal right to vote. देखिए, हर अलग अलग देशों में अपना अपना अलग अलग, मतलब सभी इसी तरह यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की तरह नहीं है कि वो लोग अपने मतलब कि वोट को चुनाव के अंदर वोटिंग कर सकें। सम ऑफ देम आर एज फॉलो, देखिए कुछ हैं। इन इस्टोनिया citizenships rule have been made so stringent that people belonging to Russian minority find it difficult to get right to vote. इस्टोनिया के अंदर जो वहाँ के सिटीजनशिप्स हैं, जो रूल करते हैं, इनको जो रशियन माइनॉरिटी के लोग हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है अपने मत को वोट करने के लिए। वो दे नहीं सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी उनको क्या होता है, क्रिएट होता है। इन फिजी के अंदर भी वही प्रॉब्लम है, इस्टोनिया के अंदर भी वही प्रॉब्लम है, जहाँ पे उनको अधिकार नहीं मिलता है अपने मत को रखने का, मतलब अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करने का, अपने लीडर्स को चूज़ करने का उनको अधिकार नहीं मिलता है। तो द थर्ड फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी इज़ दैट द डेमोक्रेटिक कंट्री ईच एडल्ट सिटीजन्स मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। तो देखिए, यहाँ पे जितने भी आपके यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो 18 या 18 साल के बाद के जो लोग हैं, हर एक इंसान को उनका अपना हर एक मत होता है और हर एक मत बहुत बहुमूल्य होता है। ठीक है, तो 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। तो यहाँ तक आप लोग पढ़िएगा। ये पहला लेक्चर था, इसमें आपका 2 या 3 लेक्चर चलेगा, तो दूसरे लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आप पेज नंबर 193 टू 195 पढ़िएगा, और इस दौरान अगर कोई आपको प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो आप स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे 8576879375 पे अपने प्रॉब्लम को रख सकते हैं। थैंक यू।